राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ @केमिस्ट्री बाय नैना। आज हम करने वाले हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स के PYQs जो हमारे प्रीवियस ईयर नेट एंड गेट दोनों में आए हैं, टिफ़र वाले भी कर रहे हैं, ठीक है, उन सब में आए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है। वन मोर थिंग, आज हम असाइनमेंट 9 करने वाले हैं और जो 9th असाइनमेंट है ना उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी डाल दूंगी जस्ट आफ्टर द रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको सजेस्ट करा जा रहा है कि आप पहले जाएं, वो PDF को खुद से सॉल्व करें। जो जो आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना, 1 घंटा 9 मिनट का टाइमर लगा के पूरा सॉल्व करिएगा और उसके बाद आपको देखना है कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, और फिर आप इस वीडियो के सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। आपको इस वीडियो का 100% फ़ायदा सिर्फ तभी होगा। अगर आपने वो PDF सॉल्व नहीं करा है तो एक बार जाके PDF सॉल्व करके फिर सॉल्यूशंस देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से, जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका ये, A gaseous sample on exposure to total radiant energy of this। देखो मैं आपको पहले एक बात बताती हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी ये वाला चैप्टर है काइनेटिक्स, इसमें आपको ना इसका जो लैंग्वेज दे रखी है वो चाहे कैसी भी दे रखी हो, आपको बस ये देगा या तो यूनिट से पता लगाओ, लाइक जूल है तो आपको बचा है वर्क या एनर्जी में से समथिंग होगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि आपको क्या क्या दे रखा है, फिर आप अपने आप जो मैंने फॉर्मूलाज कराना उनसे निकाल लोगे। देखो जैसे इसमें दे रखा है एक्सपोजर ऑफ टोटल रेडिएंट एनर्जी, आपको ये नहीं सोचने बैठना व्हाट इज रेडिएंट एनर्जी, नो डोंट थिंक लाइक दैट, सिंपली सोचो एनर्जी दे रखी है आपको। उसके बाद 300 Nm दे रखी है, ठीक है। रिजल्ट इन द फोटो डिसोसिएशन ऑफ 10⁻³ मोल of this sample, assuming the sample absorb all the light, the quantum yield for this photochemical reaction is। डर रहे हो? देखो यार इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, एनर्जी दे रखी है, ठीक है, एनर्जी दे रखी है और 300 nm है ना, नैनोमीटर क्या होती है, वेवलेंथ होती है ये, ठीक है। वेवलेंथ किस में होती है, मीटर या नैनोमीटर, मतलब मीटर में होती है ना अराउंड, तो फिर नैनोमीटर को तुम कन्वर्ट कर लेंगे। और क्या है देखो, अब इसमें दे रखा है फोटो डिसोसिएशन ऑफ 10⁻³ मोल, ठीक है। तो क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे कौन सा फॉर्मूला जिसमें NE लैम्डा सब आ रहे हो, वही है फॉर्मूला, कौन सा, क्वांटम यील्ड वाला। और इसमें पूछ भी क्या रखा है, क्वांटम यील्ड ही पूछ रखी है। क्वांटम का मैंने याद करा था ना Q, और यही देखो ऐसे कट है, तो ये क्या है, साई आपका क्वांटम यील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है इसका फॉर्मूला, 12n/100 लैम्डा E, बस इसमें पुट करना है आपको वैल्यू, ठीक है। नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। इसमें मतलब कन्वर्जन नहीं करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि आपको मतलब पहले भी दे रखा है, मतलब नैनोमीटर में आपको आंसर नहीं निकालना होता, आपको ऐसे इसको मीटर में कन्वर्ट करके ही आंसर निकालना होता है, ठीक है। ठीक है गाइस, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर आपका आएगा, एक सेकेंड, 9th है ना तुम्हारा, C आंसर आएगा 60.230 आएगा इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल यही है 60.230, ठीक है, C। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक सेकेंड यार, मुझे कॉल आ रहा है भाभी का। तो गाइस चलो अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। द फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम ऑफ अ मॉलिक्यूल सॉल्यूशन इज दिस इफ द फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड। ओके, ये फॉर्मूला मैंने ना एक आपको कराया नहीं था, तो ये वाला फॉर्मूला भी करा देते हैं। देखो जैसे आपको पता है ना, ये क्या होती है आपकी क्वांटम यील्ड, ठीक है। तो ये होती है आपकी फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है KF एंड गामा F। ये गामा F क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, या फिर आप इसको लाइफ टाइम भी बोलते हो, ठीक है। फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो ये आपके टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, टाइम। तो अभी आपको रिलैक्सेशन टाइम दे दें, लाइफ टाइम दे दें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और K जो है वो आपका रेट कांस्टेंट ऑफ फ्लोरेसेंस है ही, ठीक है। अब जो गामा F है ना वो क्या होता है आपके पास, 1 में, देखो फ्लोरेसेंस का निकाल रहे तो फ्लोरेसेंस प्लस में IC प्लस में KISC, ठीक है। ये मैंने आपको सारी टर्म्स बताई थी प्रीवियस, आई थिंक 17 मिनट्स का वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब फोस्फोरेसेंस का भी लगे हाथ बताई देती हूँ। इसमें क्या आ जाएगा, K, इसको आप लिखते 1/, ये हो गया ना, ये आपका 1/V है ना, ये क्या हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसको क्या भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, गामा P, ठीक है, मतलब ये तो हो गया आपका गामा F, है ना, गामा F एज इट इज़ होता था। लेकिन अब हम अगर हम गामा P की बात करें तो क्या होएगा, गामा P इज़
गामा पी होता है आपका 1 में के पी प्लस में के डैश आई एस सी। ठीक है, तो क्या हुआ गाइस, देखो यहाँ से देखो आपके पास क्या होता है, अगर मैं क्वांटम यील्ड ऑफ फॉस्फोरेसेंस की देखूँ, देखो फ्लोरेसेंस की क्या थी, के एफ गामा एफ, तो के एफ क्या था, देखो साई एफ ऊपर है तो साई एफ का क्या आ जाएगा आपका के एफ। ठीक है, और गामा एफ का क्या आ जाएगा के एफ प्लस में के आई सी प्लस में के आई एस सी। ठीक है, सिंपल है, ये आपका क्या आ जाएगा फ्लोरेसेंस का, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस एक बार इसको फॉर्मूलाज में ही ऐड कर लेना ताकि आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साई पी निकाल रहे हैं, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा साई पी आपका के पी के आई एस सी, और अपॉन में क्या आ जाएगा के पी प्लस में के आई एस सी, और फिर ये के एफ के आई सी और के आई एस सी। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये 1 में के पी प्लस में के डैश आई एस सी किसका वैल्यू है, गामा पी का, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम इन द फॉस्फोरस, या फिर लाइफ टाइम ऑफ द फॉस्फोरस, और ये क्या हो जाएगा लाइफ टाइम ऑफ द फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बस फ्लोरेसेंस का, फॉस्फोरेसेंस का, और एक याद रखना है कि इसमें बस के पी नहीं लिखना, साई पी के साथ के आई एस सी भी ऐड कर देना है। ठीक है, दिस विल बी योर फॉर्मूला। अब हम कर देते हैं हमारा ये वाला प्रश्न जो आपको दे रखा था, क्या प्रश्न था देखो दोबारा, ये रहा, द फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन सोल्यूशन इज 10 नैनोसेकंड इफ द फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड इज 0.1। अब अगर आपका मन ये कह रहा है कि मैम आपने हमें ये फॉर्मूला पहले क्यों नहीं करवाया, आप ऐसे कर रहे हो, यार देखो बात ये होती है, कुछ फॉर्मूलाज ना आपको साथ साथ कराने का फ़ायदा ये है क्योंकि क्वेश्चन करते ही करते ना आपको तभी आइडिया आ जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने इसके क्वेश्चन सर्च नहीं कर रखे थे यार। ठीक है, अभी मुझे इसके क्वेश्चन मिले हैं तो फिर इसीलिए मैं इसके क्वेश्चन के साथ साथ ये फॉर्मूला बता रही हूँ आपको। देखो क्या है, तो जिन बच्चों का असाइनमेंट जो सॉल्व करके आए हैं और जिनका ये क्वेश्चन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बट इंश्योर करना कि आपने इस क्वेश्चन को लीव करा हो, आपने इसको ट्राई ना करा हो, क्योंकि अगर आपने ट्राई करके गलत ऑप्शन पे टिक करा है तो वो आपको नेगेटिव में डाल देगा आपके मार्क्स। देखो फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम, द फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम दे रखा है सॉल्यूशन में इज 10 सेकेंड। देखो हमें पता है साई एफ क्या होता है, के एफ गामा एफ। ठीक है, तो इन्होंने आपको क्या दे रखा है, और क्या कह सकते हो आप, के एफ अपॉन में 1 तो लिखते ही नहीं है, के एफ प्लस में के आई सी प्लस में के आई एस सी। ओके, अब देखो 10 नैनो सेकेंड इसका वैल्यू दे रखा है आपको, नैनो सेकेंड। ठीक है, नैनो का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस का 9। इन द फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड इज, ये भी दे रखी है आपको 0.1, तो आपको क्या बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है। इजी है, क्या आ जाएगा, के एफ साई एफ कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय में गामा एफ कितना है 10 नैनो, मतलब कि 10 × 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, 100 हो गया ना यहाँ पे, 10 की पावर 7। ठीक है, 1 × 10 की पावर 7 सेकेंड इनवर्स आपका ये आंसर आ जाएगा। ये मीटर नहीं है यार, ये ना नैनो सेकेंड था तो यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा, ऊपर जाके सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर, दैट इज़ फर्स्ट का आपका सी था ना, सेकेंड का क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलो बी नहीं सी ही है, 10 की पावर 7। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 20% ट्रांसमिटेंस। मैम आपने एब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस तो कराया था, पर परसेंट का क्या चक्कर है, कुछ भी चक्कर नहीं है यार, इसको परसेंट को कन्वर्ट कर लो, 20/100 हो जाएगा ना ट्रांसमिटेंस। तो क्या है, एब्जॉर्बेंस बतानी है आपको, हमें क्या पता था, इज इक्वल्स टू माइनस का log t। ठीक है, माइनस का log और 0.2। ठीक है, यही हो गया, इसका वैल्यू निकाल देना, 20/100 हो गया ना भाई ट्रांसमिटेंस, 20/100 इज सिंपली 0.2। ठीक है, इसको आप अपने कैलकुलेटर से गेट कैसे सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का बी आ जाएगा, दैट इज 0.699। चलो फोर्थ क्या है आपके पास, ये अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ वाला, जिसने किया बहुत ही बढ़िया, क्लैप कर लेना अपने लिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपाउंड, ऑल द मेजरमेंट्स आर मेड एट द सेम वेवलेंथ एंड सेम टेम्परेचर, ट्रांसमिटेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब दे रखा है, तो मोल पर लीटर क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम। ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं ना, तो आपको क्या हो जाएगा सिंपली, ये तो आपका मोल पर लीटर ही है, कॉन्सेंट्रेशन 1 सेंटीमीटर दे रखा है आपको सेल का, और इसका ट्रांसमिटेंस दे रखा है, और आपको क्या निकालना है एंड में, देखो ऑप्टिकल डेंसिटी निकालनी है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है आपकी, ओ से स्टार्ट होती है, एब्जॉर्बेंस को ही ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं बस सिंपली। देखो आपको टी दे रखा है, टी दे रखा है, ए क्या होता है आपके पास, माइनस का log t, ऑल्सो ए क्या होता है ECl, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट 10 सेकेंड,
माइनस का log T इज इक्वल्स टू ECl। मैम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि यार देखो हमें वैल्यूज़ इसकी दे रखी हैं और हमें ये वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका आपस में रिलेशन तो निकालना पड़ेगा। तो देखो माइनस log T क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का log ऑफ 0.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई आपको दे नहीं रखा ना, नहीं ई नहीं दे रखा, और क्या दे रखा है 0.1, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब मतलब, और CL मतलब लेंथ कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। डरते हो क्या भाई? बस सॉल्व कर लो इसको सिंपल, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताऊँ आपका क्या आंसर आएगा। गेट का कैलकुलेटर या साथ साथ खोले रखो, ठीक है, उससे मतलब कैलकुलेटर करो साइंटिफिक कैलकुलेटर से फटाफट से, और इसका आंसर आपको जोई को 0.0301 समथिंग आएगा, ठीक है, यही आएगा ना। क्या है आपका फोर्थ, सेकेंड, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो क्या क्या रखा है, पहले हमें ऊपर दिखा रखा था कि भाई सारे के सारे क्या हैं, फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपाउंड के हैं, ठीक है, और क्या था, सेम वेवलेंथ पे हमने मेजर ले रखी है, और हमें पता है कि जो E है ना, E वो सिर्फ और सिर्फ लैम्डा दैट इज वेवलेंथ पे ही डिपेंड करता है, तो मतलब इन सबका E कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो B का देखो, B में क्या दे रखा है आपको, B में दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ 0.5 मोलर, तो इज मेजर्ड यूजिंग 1 mm सेल, ओके। A इज इक्वल्स टू ECl, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी आपको इज मेजर्ड यूजिंग, ओके, आपको ऑप्टिकल डेंसिटी तो निकालनी है ना सबकी। देखो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आप कैसे निकाल दोगे, सिंपली माइनस का log T करके। A क्या हो जाएगा आपका, माइनस का log ऑफ 0.5, ठीक है, यहाँ से आपकी आ जाएगी A की वैल्यू, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू। यहाँ से आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्होंने बोला है कॉन्सेंट्रेशन हमने दे दिया, लेंथ हमने दे दिया, अब आप बस E का वैल्यू पुट करो, तो E का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया ना 0.0301। इसमें बस कॉन्सेप्ट ये था कि जो E यहाँ पे है ना, A वाले में वही B वाले में रहेगा, वही C वाले में रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम कंपाउंड के लिए ले रहे हैं, विद सेम वेवलेंथ ले रहे हैं, ठीक है। और C कितना दे रखा है इन्होंने 0.5, ठीक है, मोल पर लीटर या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सेम ही बात है, इनटू में, और क्या दे रखा है 1 mm सेल। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूजन क्या कर जाओगे, लेंथ मैंने ना फॉर्मूला में भी बताया था कि आपको सेंटीमीटर में लेने, इन्होंने मिलीमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 1 सेंटीमीटर। जिसको याद नहीं है वो उसका उल्टा याद करके देखो, जो हमारा स्केल होता था उसमें क्या होते थे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उनके बीच में जो मिलीमीटर होते थे क्या होते थे, 0 और 1 के बीच में 10 मिलीमीटर होते थे, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, हो जाएगा आपके पास। तो आप इसको क्या लिख दोगे यहीं पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सीधा सीधा आपको सॉल्व ही करना, कुछ भी नहीं करना, कर ही दे क्या, इधर से कट जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 0 5 दिए 15 का 5 0 पॉइंट, ठीक है, समथिंग लाइक ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा, मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स सेंटीमीटर, ठीक है। चलो कोई नहीं यार, जो भी इसकी यूनिट है, मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब सेंटीमीटर, ये लिख देना। ट्रांसमिटेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.1, और C वाले की आपको दे रखी है कि ट्रांसमिटेंस क्या आ जाएगी आपकी 0.1, तो आपको ऑप्टिकल डेंसिटी क्या निकाल दोगे, माइनस का log T करके निकाल दोगे आप इसकी भी, ठीक है। जो भी आपके आंसर आएंगे A, B और C के, उनको कंपेयर कर लेना, और कंपेयर करने के बाद आपको इनका ऑर्डर बता देना है जल्दी से। मैम इतना लेंदी कैसे करेंगे यार, देखो ये ना लेंदी नहीं है, बात क्या है, आपके पास कैलकुलेटर है अवेलेबल, ठीक है, स्क्रीन पे, तो आपको फटाफट से बस इनको सॉल्व करके दिखाना है, ओके। बाकी ज़्यादा कुछ आपका हार्ड फास्ट इसमें है ही नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ वाले का D आंसर आ जाएगा, फोर्थ का D, ठीक है, दैट इज CAB। तो C का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, विद A का, देन B का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपका, 5th क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं, आपको साफ दिख रहा है कि नहीं यार, मैंने चेक नहीं करा यार। हो गया क्या, हाँ ठीक है दिख रहा है आपको, सब दिख रहा है साफ साफ, ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5th, और 5th प्रश्न के लिए करिए सॉल्व। मुझे नहीं लग रहे होंगे आई थिंक, और लग रहे हैं तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, तब आपको ईजी लगने लग जाएंगे। 5th क्वेश्चन, द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ कंपाउंड A एंड B आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो आपको एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट नहीं पता क्या होता है अगर, तो भी आपको क्या याद रखना है कि देखो
मीटर मतलब मोलर इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स, मतलब इसकी यूनिट देखो ना, देखो वैसे क्या होती है मोलर की, मोल, लीटर इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने मोल इसका भी इन्वर्स दे रखा, मतलब मोल इन्वर्स, लीटर, सेंटीमीटर इन्वर्स, जैसे सेकंड ऑर्डर का होता है वही होगी ना यूनिट। तो मैंने क्या बताया था कि इसकी यूनिट होती है ई की। तो अगर आपको याद नहीं रहता कि भाई एक्सटेंशन कोफिशिएंट वगैरह क्या होते हैं, तो फिर आपको एक्सटेंशन कोफिशिएंट की जगह क्या देख लेना है, इसकी यूनिट देख लेना। तो मतलब ये आपको ई का वैल्यू गिवन है, ठीक है, E1 E2 दोनों गिवन है। सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी मेड एट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है, रिस्पेक्टिवली दे रखा है, मतलब पहले फर्स्ट का ए का दे रखा है, देन बी का दे रखा है। द परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय सॉल्यूशन ए एंड बी, ठीक है, हमें क्या बताना है, लाइट ट्रांसमिटेड बतानी है। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा देखो क्या दे रखा है आपको इन्होंने, इसका log T1 कितना है, ठीक है, ECL, ठीक है, E1 C1 L तो कांस्टेंट ही है, तो E1 कितना है आपके पास, L को 1 मान लो, ठीक है, E1 कितना है 10 की पावर 4, C1 कितना है आपके पास 10 की पावर माइनस का 4, ये से ये कट गया, क्या बच गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा T1 का वैल्यू, देखो माइनस पहले इधर चला जाएगा तो माइनस का 1, अब जो लोग उस साइड जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है, ये आ जाएगा। चलो अब T2 निकालते हैं, माइनस का log T2, E2 का वैल्यू कितना है 10 की पावर 5, ठीक है, और C2 का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ये कट गया, कितना आ गया 2, तो T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है, ये आ गया आपका ये, ठीक है। अब आपको निकालना किस किस का है, आपको निकालना है सॉल्यूशन ए का विद बी से, ठीक है, तो मतलब T1 बाई T2 करोगे, कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 1 अपॉन में 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है ना। 10 की पावर माइनस का 2 का क्या मतलब है, ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, दैट इज 10 बन जाएगा, तो T1 T2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी विल बी 10 टाइम्स लेस, ठीक है। तो मतलब क्या है, बी में आपने कुछ मल्टीप्लाई करा ना 10, तब आपका T1 बना, मतलब कि बी आपका कम है, T1 आपका ज़्यादा है, तो सिंपली 10 टाइम लेस लाइट कंपेयर टू द ए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। कौन सा क्वेश्चन था ये, फिफ्थ का बी, ठीक है। अब क्या है 6th क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड शोज द ट्रांसमिटेंस ऑफ दिस in a 1 centimeter cell, transmittance of this at the same wavelength would be। देखो सिर्फ क्या कह रखा है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको वो लेंथ बदल के दे रखी है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, T दे रखा है और L, T और L, तो मतलब माइनस का log TCL वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। ट्रांसमिटेंस आपको दे रखी है माइनस का log ऑफ 0.8, 800 को 8 लिख सकते हैं ना। E कितना आपके पास पता नहीं, C कितना आपके पास पता नहीं, L आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ से EC का वैल्यू निकाल लोगे, EC इज इक्वल्स टू माइनस का log 0.8। निकालने के बाद अब आपका क्या आ जाएगा, इस पे आ जाओ 5 सेंटीमीटर सेल वाले पे, तो क्या आ जाएगा माइनस का log T इज इक्वल्स टू जो EC का वैल्यू आया, ठीक है, EC का ये वाला वैल्यू लिख देना जो माइनस log 0.8 का आया है, और L कितना लिख देना बस 5 सेंटीमीटर। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ट्रांसमिटेंस निकालनी है ना, ये सारी चीज़ आपकी पावर में चली जाएगी, है ना, इसका 0.909 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.09 इंटू में 5, 9 5 45, 0.45। अब लेकिन क्या आ जाएगा, T का वैल्यू आपको निकालना है, तो 10 की पावर माइनस का 0.45 इसका वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 0.327, ओके, 0.327, दैट विल बी योर D, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन, अ डाई सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिस शोज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दिस इन दिस सेंटीमीटर, ठीक है, द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ डाई। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी नहीं कर रखा, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको 26 म्यू, डर जाओगे, कुछ भी नहीं है, 10 की पावर माइनस का 6 होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या, मोलर लिख दो, ठीक है। और क्या दे रखा है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ए दे रखा है, L दे रखा है 1 सेंटीमीटर, क्या बच गया, E निकालना है, A इज इक्वल्स टू ECL, बस E निकालना है, ये सब आपको दे रखा है, ठीक है, निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th का आंसर बता दूँ आपको, ओके वेट, 7th का आंसर आपका हो जाएगा A, ठीक है, 1923.077,
ठीक है। और ये देख लेना कि मिलीमीटर इन्वर्स में आंसर निकाल रखा है, तो मिलीमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर, ठीक है। आपने जो 1 सेंटीमीटर है ना, अब इसको कन्वर्ट कर देना, या फाइनल आंसर जो भी आपने निकाला उसको कैसे डिवाइड कर देना, क्योंकि मिलीमीटर इन्वर्स है ना, तो मतलब 1/mm दे रखा होगा, मतलब अपॉन में है ना, ये होता है ना, जैसे देखो ECL होता है, E निकालना आपको, तो क्या लिखोगे, A में CL, ठीक है। L क्या है आपका, मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 मिली सेंटीमीटर में दे रखा है, 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो अब ये जो 10 मिलीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, मिलीमीटर इन्वर्स, और यहाँ पे 10 इन्वर्स, ठीक है गाइज। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th PPM वाला, क्या ट्रिक था वो, पापा मम्मी के राज में हम लोग क्या लेते हैं, मज़े लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वही है, यूनिट का बस थोड़ा ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिट पे ही थोड़ा बहुत आपको इधर उधर करके पूछ लिया जाएगा, बाकी ज़्यादा कुछ पूछा आपका जाता नहीं है। देखो सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ppm ऑफ KMnO4, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको, ठीक है, 5 ppm। अब क्या है, इसका फॉर्मूला वेट दे रखा है 159। अब देखो आपको 5 ppm जो दे रखा है ना, आप इसको देखना, पहले क्या दे रखा है आपको, फिर देखना। हैज़ अ ट्रांसमिटेंस ऑफ 0.360, ट्रांसमिटेंस आपको 0.36 दे रखी है, ठीक है। मेजर्ड इन 1 सेंटीमीटर सेल दे रखा है, और क्या दे रखा है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, दैट इज़ आपको नहीं पता, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी सेम होती है, कोई बात नहीं है। इसका यूनिट देखो, सेकंड ऑर्डर वाला यूनिट है, तो सिंपल से आपको क्या निकालना है, आपका E निकाल देना है, ठीक है। E निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपका होता है ट्रांसमिटेंस, दैट इज़ माइनस का log T इज इक्वल्स टू ECL, ठीक है ना गाइस, माइनस का log T विल बी और 0.36, E आपको निकालना ही है। C जो है अभी आपको पता नहीं है, देखो 5 ppm को पहले कन्वर्ट करो, किस में करेंगे, क्या होगा, 5 मजे, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, ग्राम में अपॉन में लीटर, ठीक है। तो ग्राम पर लीटर में आपका आंसर हो गया है। आपको बेसिकली जो यूनिट लिखनी होती है वो मोल पर लीटर में लिखनी होती है, लेकिन अब देखो आपके पास अब क्या है, ग्राम पर लीटर, तो यहीं रुक जाओ, आपको इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि हम देखते आए हैं हमें जो कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होती है वो मोलर में लिखनी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है। ये तो आपका होगा गिवन मास, मतलब जो आपको मास दे रखा है ग्राम लीटर इनवर्ट। अब मोलर मास इसका कितना दे रखा है, दैट इज फॉर्मूला वेट कितना दे रखा है आपको, 159। अब इसका जो यूनिट होता है अगर आपको वो नहीं पता ना तो भी दिक्कत है, क्या होता है, ग्राम पर मोल। तो देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन में 159 आ जाएगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये ऊपर जाके मोल इन्वर्स लीटर इन्वर्स, ठीक है भैया, भूल जाओगे नहीं मैम। इसको एज इट इज़ कहाँ पुट करो, अब C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, L आपका कितना है 1 सेंटीमीटर है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा आपका आंसर, मोल इन्वर्स में। एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ करी है मैंने, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, मोल इन्वर्स, लीटर इन्वर्स और सेंटीमीटर। अब इसको आपको अपॉन में लेकर जाना है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे मोल इन्वर्स ही आएगा, मोल इन्वर्स नहीं आएगा यार, देखो ग्राम पर मोल है यहाँ पे, मतलब यहाँ ऐसे है, तो ये आपका आएगा मोल लीटर इन्वर्स। मोल पर लीटर में आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, बस अब इसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है, E इज इक्वल्स टू माइनस का log ऑफ 0.36 डिवाइडेड बाय में ये वाला पूरा C और इंटू में 1, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, और आपका इसका आंसर आ जाएगा 8th का B विल बी योर 1.4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अब देखो दोबारा देख लो क्या क्या दे रखा था यार, इसमें ना आपको 5 ppm दे रखा है सबसे पहली बार। अब 5 ppm ना तो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, आपको पता नहीं एक्चुअल में वो आपका क्या है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन आपको लेकिन दे रखा है, आपको ये पता है कि 5 ppm को हम मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं, आपने इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करा, ठीक है। अब आपका ये क्या आ जाएगा, हम करते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि यार आपको एक तो याद ये रखना है कि मोलिकुलर जो मास होता है ना उसका यूनिट होता है ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये तो आपको मस्ट याद रखना है इस वाले क्वेश्चन से।
दूसरा आपको ये याद रखना है कि भाई क्योंकि ये अभी कॉन्सेंट्रेशन में है नहीं तो आपको उसको सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ग्राम पर लीटर तो है, तो लेकिन आपको मोल और चाहिए, तो इसीलिए आपने क्या करा, इसको फॉर्मूला वेट से डिवाइड करा, जिससे इसका ग्राम से ग्राम कट जाएगा और मोल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है। अब उसके बाद क्या है, बस इतना ही है आपका इक्वेशन, दैट्स इट, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला तो आपका माइनस का log t इक्वल्स टू ECL वाला ही लगना था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो पढ़ो ध्यान से। चेक करती हूँ यार, ये फ़ोन ना हीट हो गया था, कैमरा ऑफ हो गया था बेचारे का। चलो अभी तो चल ही रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 9th। सॉल्यूशन कंटेनिंग 47 ppm ऑफ अ कंपाउंड X। ठीक है, ट्रांसमिटेंस दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर का सेल दे रखा है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी आपको निकालनी है, डरना नहीं है, बस ट्रांसमिटेंस इस बार 29.7 दे रखी है, डर जाओगे। फॉर्मूला वेट भी दे रखा है, एकदम एग्जैक्टली जो ये क्वेश्चन करा है ना ऐसे ही करना है। ठीक है, कैसे, यही वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस का log t इज इक्वल्स टू ECL। ठीक है, C आप कैसे निकालोगे, C आप इसका निकाल दोगे 47 ppm मतलब मिलीग्राम, तो 10 की पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट कितना कर दोगे आप इसका 225 जो गिवन है, और आपका एक इसमें आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स में। ठीक है, इतना करने से आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रांसमिटेंस दे रखी है, तो ट्रांसमिटेंस इसमें कितनी हो जाएगी आपकी 29.7 डिवाइडेड बाय में 100, इतना आ जाएगा, दैट इज 0.297। ठीक है, ये आपका गया ट्रांसमिटेंस का वैल्यू। इसको सिंपली माइनस का log t, ये आपको निकालना है, C का वैल्यू ये रहा, लेंथ आपकी 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है, एज इट इज पुट करो, मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशंस करो, और इसका आंसर आपका आ जाएगा माय डियर्स C। ठीक है, दैट इज 1.68 इंटू 10 की पावर 3, 1.68 इंटू 10 की पावर 3। ओके, भूल जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसमिटेंस ऑफ एन अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अ सर्टेन कंपाउंड इज 1% इन 1 सेंटीमीटर सेल इट्स एब्जॉर्बेंसेस। आपको एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का रिलेशन पता है ऑलरेडी। एक सेकंड चेक करते हैं आपको इधर का दिखता है कि नहीं दिखता है। आपको इधर का दिख रहा है, और हम थोड़ा सा उधर भी लिख सकते हैं, और आपको एंड तक भी दिख रहा है। चलो अच्छी बात है। ए क्या होता है आपके पास, माइनस का log t, सिंपल सा है, लगा दो, निकाल के देखो आंसर क्या आएगा। अभी बता देते हैं फिर आंसर तब तक आपका। मैम हर एक में यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये प्रीवियस ईयर गेट के देख लो, यही पूछ रखे हैं, गेट का फेवरेट हो रखा है टॉपिक। ठीक है, क्या आ जाएगा, ट्रांसमिटेंस 1% इज 1, ट्रांसमिटेंस दे रखा है 1%, तो क्या आता है, ए इज इक्वल्स टू माइनस का log t कितना दे रखा है 1%, दैट इज 1/100, तो माइनस का log ऑफ 0.01। ठीक है भैया, भूल जाओगे, यही आ जाएगा आपका आंसर। इन द आंसर विल बी 10th का B, 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th। देखो क्या है, द परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एट 360 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर दोबारा से आपको वेवलेंथ दे रखी है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, 25% आपको ट्रांसमिटेंस दे रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर दिस, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है, और आपको क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर सेल, तो आपको लेंथ भी दे रखी है। आपको क्या निकालना है, ई। मैम हर बार यही क्वेश्चन देते थे। हाँ देखो यार, इसी कॉन्सेप्ट पे रिपीटेड गेट में 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इसका आंसर सीधे सीधे बता देती हूँ, कर लेना इसको सॉल्व। जो 360 nm वगैरह 25 डिग्री सेल्सियस को कोई लेना देना आपको है ही नहीं, आपको सिंपली ई निकालना है, और वो आप इन तीनों से निकाल लोगे। ठीक है, चलो यूनिट देख लेना फिर से, आपको पता चल जाएगा। 11th का आंसर आपका है बी। चलो नेक्स्ट है 12th में क्या दे रखा है, फोस्फोरेसेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय विच इक्वेशन। देखो हमने देखा था फ्लोरेसेंस फोस्फोरेसेंस क्या क्या होता है ना, तो हमने देखा था कि भाई फ्लोरेसेंस होता है आपका, मैंने बताया था फ्लावर गिर रहे हैं, इसको मैंने बोला था एस नोड, इसको बोला था मैंने एस नोड, इसको बोला था T1। ठीक है, फोस्फोरेसेंस मैंने क्या देखा था कि भाई इधर से इधर आना। ठीक है, ये क्या होता है आपका फोस्फोरेसेंस, तो T1 से आपका एस नोट आएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोरेसेंस एंड फोस्फोरेसेंस होता है और एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके रेडिएटिव होते हैं, रेडिएटिव। और IC और ISC क्या होते हैं, नॉन रेडिएटिव। तो जिसमें भी ये क्या होते हैं, फोटोकेमिकली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो Hμ जिनमें होता है ना, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास,
पहले तो देखो सबसे पहली बात T1 से S0 में जा रहा है, ठीक है, T1 से S0 में जा रहा है 2 में, A और B में। लेकिन अब उसके बाद हमें क्या दिखाना है, फोटोकेमिकली जाते हैं, मतलब फॉस्फोरेसेंस भी, फ्लोरेसेंस भी और एब्जॉर्प्शन भी, ठीक है। तो आपको एब्जॉर्प्शन के केस में क्या करना होता है, ऊपर की साइड लेकर जाना होता है। तो आप क्या लिखते हो, S0 से S1, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हो भाई S0 ने HMU रेडिएशन करी, एब्जॉर्ब, तो फिर ये S1 में पहुँचा, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे, क्योंकि इन्होंने एब्जॉर्प्शन मतलब इन्होंने रिलीज़ करी है, देखो ये एब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे आ रहा है, मतलब ये रिलीज़ कर रहा है, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में था और ये डाउन स्टेट में आ रहा है और रिलीज़ कर रहा है कितना HMU, और ये भी HMU। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम दूसरे साइड इसके HMU लिखते हैं, दैट इज़ T1 से S0 जा रहा है और HMU आपका राइट हैंड साइड आएगा, बस इसीलिए इसका इक्वेशन ऐसे है। हीट वाला इक्वेशन लेना नहीं आपको, फोटोकेमिकल इक्वेशन वाला, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन वाला आपको इक्वेशन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, 12th क्वेश्चन हो चुका है, वो 12th था ये वाला, ठीक है। 13th पे आ जाते हैं अब हम। देखो 13th क्वेश्चन क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन सीधे रखा है, दो दे रखा है, परसेंटेज इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार इसको अच्छे से, नहीं ट्राई करा तो एक बार अभी ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। 13th क्वेश्चन, एक काम करते हैं 13 को हम लास्ट में करेंगे, नहीं तो अभी तो मेरा फिर ऐसा लगेगा मुश्किल है, तुम छोड़ दोगे बेचारे बाकी के क्वेश्चन से। 13 को बाद में करेंगे। 14th पे आ जाते हैं, यूजिंग अ क्यूवेट 0.5 सेंटीमीटर पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या दे रखी है, L, 10 की पावर माइनस का 4 मोलर दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ क्रोमेटोफोर शोइंग 50% ट्रांसमिटेंस एट अ सर्टेन वेवलेंथ, द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ द क्रोमोफोर एट दिस वेवलेंथ। सिंपल है, क्या लगाओगे आप, क्या दे रखा है, ट्रांसमिटेंस दे रखी है ना, माइनस का log ऑफ 0.5, 50% का 0.5 आ जाएगा, E आपको निकालना है, C और L आपको गिवन है, ठीक है, इतना ही है आंसर इसका हो जाएगा 14th का D 6020, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर हैज सेम इफेक्ट एज ऑन थर्मल रिएक्शन। टेम्परेचर देखो यही होता है कि फोटोकेमिकल में जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ना, वही थर्मल पे, थर्मल को हम ऐसे दिखाते हैं, फोटोकेमिकल को हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों में सेम ही होता है। तो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, 15th का ए, ठीक है। 16th आ जाता है आपका, एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द डेविएशन फ्रॉम द बियर्स लॉ अमंग द फॉलोइंग आर। देखो बियर्स लॉ की ना कुछ वो होती हैं, क्या होती हैं, कंडीशन। बियर्स लॉ की कंडीशंस क्या क्या हैं, सुन लो एक बार, लिख लो बल्कि बियर लॉ की, ठीक है, अपने फॉर्मूला में ही लिख देना। एक तो क्या देता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है ये, ठीक है, डाइल्यूट एनालाइट में यूज़ करा जाता है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन इसमें होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और पीएच मस्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या है लिखो एक बार, अपने जो आपने नोट्स बना रखे हैं ना शॉर्ट फॉर्मूला वाले उसमें लिख लेना ये क्या। एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट इसमें यूज़ करी जाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैम समझा तो दो, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, देखो कहीं ना यूज़ नहीं होता, इस पर क्वेश्चन भी कम आते हैं। तो ये है कि इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसमें डाइल्यूट एनालाइट यूज़ करोगे आप, ठीक है। पीएच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीएच पे नो फ़र्क, ठीक है, नो इफेक्ट। पीएच क्या रहना चाहिए, मस्ट सेम रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। और क्या है, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। यही कुछ वो होती है इसकी, यही है इसकी मेन लाइन्स, ठीक है गाइस, समझ गए गाइस। चलो अब आपके क्वेश्चन पे हम दोबारा आ जाते हैं, बैक टू क्वेश्चन। इसको फॉर्मूला में मस्ट ऐड कर लेना, नहीं तो ये पूछा भी चला जाता है। जैसे अब ये देखो नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया था। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, क्वेश्चन देखना ध्यान से, एप्रोप्रिएट रीज़न फॉर डेविएशन फ्रॉम द बियर लॉ, कि भाई कौन सा बियर लॉ को डेविएट कर रहा है। बियर लॉ की कंडीशन ये है, लेकिन इनको डेविएट कौन कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट, तो वो तो डेविएट कर, मतलब वो तो एप्रोप्रिएट फॉर द डेविएशन फ्रॉम द बियर्स लॉ, ठीक है। तो ये तो डेविएशन के लिए नहीं है। वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, एसोसिएशन ऑफ एनालाइट, डिसोसिएशन ऑफ एनालाइट, तो क्या है, सेकेंड आपका क्वेश्चन नंबर ये क्या है, appropriate reason for deviation from the Beer law among the following। देखो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो हमारे क्या है, नो एसोसिएशन डिसोसिएशन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कह रखा है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन हो रहा है। तो आपका सी और डी दोनों क्या है, डेविएट कर रहे हैं बियर्स लॉ से, ठीक है। तो सी
डी, ये दोनों डेविएट करें, मतलब ये फॉलो नहीं करे बीयर्स लॉ को। अब ए और बी में से देखो, वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, तो हमने क्या देखा था, डाइल्यूट एनालाइट होना चाहिए, मतलब बी भी इसको फॉलो नहीं करा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सी एंड डी, दैट इज बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 16th का बी। 17th पे आ जाओ। 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड ए, एक सेकेंड देख लेते हैं यार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, चलो एक मिनट, नीचे तक दिख रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अभी दिख ही जाएगा शायद। ठीक है, चलो देखो 17 क्वेश्चन क्या है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड ए शो 50% ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ट्रांसमिटेंस आपका टी दिखा रखा है, 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, वेट इज यूज इज λ1। अनदर 0.1 ऑफ बी, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी का दे रखा है, मतलब ए दे रखा है, सी दे रखा है, सॉरी एल। Transmittance of the solution that is simultaneously 0.1 in A and 0.1 in B using the same cell and at the same wavelength। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, आपको या तो क्या करो दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल दो, या तो क्या करो दोनों की ट्रांसमिटेंस निकाल दो। लेकिन इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने ट्रांसमिटेंस पूछ रखे तो दोनों की ट्रांसमिटेंस निकाल लेना बेशक से। ठीक है, दोनों की ट्रांसमिटेंस निकाल के आपको क्या करना है, ट्रांसमिटेंस इज मल्टीप्लिकेटिव एंड एब्जॉर्प्शन इज एडिटिव। ठीक है, तो अब जो भी निकालोगे, एब्जॉर्प्शन निकाल रहे हो तो एडिटिव ऐड करके उसका वैल्यू निकाल के उसका ट्रांसमिटेंस निकाल देना, और नहीं तो सीधा सीधा ट्रांसमिटेंस निकाल लो दोनों का, पहले ए का निकालो देन बी का निकालो, उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपका आंसर लिख देना। योर आंसर विल बी 17th का ए। ठीक है, 33.3%। इसको भी हम अगर आपको सॉल्व कराना है तो मैं एंड में इसको सॉल्व कराऊंगी, ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 18th क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी से। ये आपको कह रहा है कि फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, तो आपको गामा एफ दे दिया, और क्या है, सम ऑफ ऑल द नॉन रेडिएटिव कांस्टेंट, दैट इज नॉन रेडिएटिव क्या होता है, KIC प्लस KISC, उसका वैल्यू आपको दे दिया। ठीक है, फॉर द डिके ऑफ एक्साइटेड स्टेट, यार देखो मैंने सिर्फ ये क्यों लिखा, K-ISC क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोरेसेंस, और इसके फॉर्मूला में क्या आता था, KF अपॉन में KF प्लस KIC प्लस में KISC। ठीक है, और आपको इन्होंने क्या दे रखा है, गामा एफ, तो गामा एफ क्या होता था आपके पास, 1 अपॉन में KF प्लस KIC प्लस KISC। ठीक है, इनका वैल्यू आपको दे रखा है, इसका वैल्यू आपको दे रखा है, तो क्या आप इसका KF का, ठीक है, ये निकाल सकते हो, निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रखा है, द फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज साई एफ निकालना है। ठीक है, KF आपको ऑलरेडी यहाँ से पता चल जाएगा, KF निकाल के जो वैल्यू आई है प्लस में KIC प्लस में KISC आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और 18th क्वेश्चन का कहीं मैंने लिख रखा हो तो मैं दिखाई देती हूँ तुम्हें। पता नहीं है, मैं सॉल्व तो करा था, अभी दिख नहीं रहा मुझे। सिंपल है वैसे तो, मैं इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं खास, बस इसी फॉर्मूला में आपको इन दोनों का वैल्यू पुट कर देना, एडिशन वाला, और इसका वैल्यू पुट कर देना, और KF का वैल्यू वहाँ से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, KF, ठीक है, 1 अपॉन में गामा एफ इधर आ जाएगा, और ये तीनों इधर है ना, तो ये क्या चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, KIC प्लस में KISC समथिंग करके। ठीक है, इन केस अगर आपको नहीं समझ आए तो क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, गामा एफ ऊपर आ गया, ये KF प्लस KIC प्लस KISC इधर आ गया। ठीक है, ये इधर है प्लस में है, ये इधर है। ठीक है, तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और बस इसको सॉल्व कर देना, यहाँ से आपका KF आके KF इसमें और इसमें पुट कर देना। ये वैल्यू आपको कंबाइनली इन्होंने दे ही रखी है, क्या 1.2 × 10⁸ सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रश्न है। अच्छा, 18th का आंसर मैंने बताया कि आपको 18th का आंसर है आपका C, 0.4। ठीक है, 19 देखो, द परसेंट ट्रांसमिटेंस ऑफ दिस, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है मोलैरिटी। ठीक है, C 39.8 आपको दे रखा है ट्रांसमिटेंस, मेजर्ड इन दिस सेंटीमीटर, पाथ लेंथ दे रखा है 1 सेंटीमीटर, एब्जॉर्प्शन एंड मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूशन। एकदम सिंपल है, कुछ भी करना ही नहीं है। ठीक है, जो आपको ट्रांसमिटेंस दे रखी है उससे आप एब्जॉर्प्शन निकाल दोगे, माइनस लगा log T करके, और उसके बाद फिर आपको क्या निकाल को E का वैल्यू निकालना है, तो
या इसके इक्वल लिख लो या इसके इक्वल लिख दो, किसी के भी इक्वल लिख के ई का वैल्यू आपको निकाल देना, जैसे अब तक हम निकालते आए हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 19th का सी। ठीक है, 20th क्वेश्चन पे आ जाओ। 20th क्वेश्चन में क्या है आपके पास, देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन दे रखी है। फोटोकेमिकल में आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपके पास, C4H10 प्लस में H मिल रहा है, फोटोकेमिकली इक्वेशन हो रही है। तो आपको क्या याद रखना है कि फोटोकेमिकल इक्वेशन में, वैसे देखो नॉर्मल कोई इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं इसका रेट कांस्टेंट लिखने के लिए, क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा है ओवरऑल रेट कांस्टेंट ही, ओवरऑल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू पूछ रखा है। तो क्या हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, ये डिपेंड ही नहीं करते। ठीक है, क्या मतलब है कि फोटोकेमिकल दैट इज HMU वाली जो रिएक्शंस होती हैं वे डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट, किसी के पे भी डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, जो भी इनका इनिशियल रेट होएगा, मतलब इनिशियल रेट कांस्टेंट होएगा। इन्होंने कितना दे रखा है, इन्होंने आई दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखी है, वही क्या हो जाएगा आपका रेट, ओवरऑल रेट रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं आपको टेढ़ी टेढ़ी दिख रही हूँ, मे बी अभी ठीक हो जाए, पता नहीं यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर टेढ़ी दिख रहे हैं तो, क्वेश्चन सीधे समझा रहे हैं लेकिन। ठीक है, इसको अपने जो आपके नोट्स है ना उसमें ऐड कर लेना कि आपकी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो डिपेंड ही नहीं करती किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट्स, किसी पे डिपेंड नहीं करती। 21st क्वेश्चन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम डिक्रीज। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है तो नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन आपने पक्का इसमें एक गलती कर दी होगी। ठीक है, जिन्होंने गलती करी है कोई बात नहीं यार, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यार सबसे पहला रूल मेरी क्लास का है कि आपको गलती करनी है। यहाँ गलती करो, उसके बाद आपको कभी एग्जाम में गलती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो यहाँ नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में करोगे, गलती तो करोगे यार, भगवान थोड़ी तो। चलो अब देखो, जो बच्चे ऐसे सोच के बैठे हैं कि नहीं हम तो पहले सोल्यूशन देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, नहीं भाई बिल्कुल गलत। तुम ना जितने भी क्वेश्चन उनको सारे के सारे गलत कर दो, दैट इज़ मच बेटर देन कि तुम ट्राई ही ना करो। ट्राई ना करने का कोई कभी एक्सक्यूज़ ही नहीं होता। हार गए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जीत गए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ट्राई नहीं करने का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। और अगर आप ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो देन यू आर अ लूजर राइट नाउ। सो जस्ट गो एंड ट्राई राइट नाउ एंड देन बैक टू द वीडियो। चलो, आई एम बोलना मैम आप डिमोटिवेट करो, लूजर बोलो, देखो यार है ये चीज़, हम अगर डर रहे हैं ना पर फिर भी कर रहे हैं, दिस इज़ द लीजेंडरी फॉर्मूला। डर सबको लग रहा है, डर सबको ही लगता है क्वेश्चन करते टाइम, हमें दिमाग में डर बैठा होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जैसे डर बैठा रखा होता है, पर ये ट्रस्ट मी ये डर तभी हटेगा जब तुम उस डर को फेस करोगे, अदरवाइज ये तुम्हारे पास लूप में बैक आएगा, लूप में। ठीक है, चलो अभी दोबारा से स्टोरेज स्पेस आउट हो जाए इससे पहले। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम डिक्रीज बाय 50%, मतलब देखो अब इंटेंसिटी से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम इंटेंसिटी तो हमें कोई फॉर्मूला ही नहीं करवाया था इंटेंसिटी का। अब आगे पढ़ो, व्हेन इट पासेस थ्रू अ सैंपल ऑफ 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको एल दे दिया, ठीक है, और क्या दे दिया आपको, द परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अब क्या कह रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का परसेंटेज बताना है आपको, मतलब आपको टी बताना है। ठीक है, पासिंग थ्रू द सेम सैंपल बट ऑफ 3 सेंटीमीटर पाथ लेंथ। तो इन्होंने पाथ लेंथ ले ली, पहले 1 सेंटीमीटर ले रही थी, अब क्या दे रखी है इन्होंने 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखो आप खुद बताना मुझे, इन्होंने क्या कह रखा आपको, देखो टी ट्रांसमिशन बोल रखा है, तो अगर आपको इंटेंसिटी नहीं समझ आ रही है ना तो आप क्या करो, उसको सेकंड वाले से समझ लो। ट्रांसमिटेंस पूछ रखा है, क्या होता है ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला, माइनस का log T इज इक्वल्स टू ECL। ठीक है, यही होता है। अब क्या है, माइनस का log T अपॉन में ECL, यही तो हो जाएगा ना भाई, सेम सॉल्यूशन है, तो E तो आपके पास सेम ही है। अब देखो बस आप दिक्कत फंसोगे इस चीज़ में, इन्होंने क्या रखा है कि पहले जितनी थी ना, ठीक है, मतलब अगर T1 अगर आपका 100% था तो अब वो कितना हो गया, 50% हो गया। ठीक है, तो क्योंकि 50% डिक्रीज होगी ना, तो अगर आपके पास ये मान लो T1 है, आपके पास T2 है, इसको ऐसे समझो, एक सैम्पल था, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ का था, इससे लाइट गई 100% यहाँ से आ रही थी। ठीक है, तो क्या आ गई यहाँ पे 50% यहाँ पे गई। ठीक है, अब 50% यहाँ पे गई, तो अब क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर पाथ लेंथ होगी ना, 3 सेंटीमीटर पाथ लेंथ। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, देखो अब मैं इसको मानती हूँ 1 सेंटीमीटर, ये भी कितने की 1 सेंटीमीटर की, और ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इधर से गया 50% रह गया, इधर से जाएगा दोबारा 25% रह जाएगा, अब फर्दर इससे जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12.5% रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है, दूसरा आपका ऐसे भी आ सकता है, जैसे मैं निकलवा रही थी। देखो इन्होंने आपको क्या कहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम डिक्रीजेज बाय 50%। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने कह दिया कि भाई आपके पास मान लो माइनस का log T1 कितना है आपके पास 50/100,
सॉरी 100/50। क्यों मान रही हूँ मैं इसके, देखो मैंने क्या माना कि अगर ये आपका T1 कितना था 100% था, मतलब क्या है कि जो T1 है ना वो 2 गुना है T2 का, ठीक है। बस आपको याद रखना है T1 जो है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं T2 डिक्रीज बाय 50%, मतलब जो T1 है वो T2 का 2 गुना है, ठीक है। अब बस इतना करके देखो, उसके बाद माइनस का log T2 एज इट इज़ लगाओ, ये क्या आ जाएगा आपका 1/3 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का log 2, ठीक है। माइनस का log 2 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का log t विल बी योर 0.3, ठीक है, 0.3 आएगा ना। हाँ, अब उसके बाद क्या है, माइनस का log T2 उस साइड ले जाओ, माइनस का log T2 3 को इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 0.3 दैट इज 3 3 9, 0.9। अब क्या आएगा ये माइनस का log T2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 0.9 10 की पावर इज इक्वल्स टू T2, ये आ जाएगा, ठीक है गाइस। इसका आंसर आपका फाइनल आएगा 0.125। इसमें देखो कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको, इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट क्या था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, बेचारा रुक गया होगा ही, ठीक है डन, आपको दिख रहा है। देखो यार कॉन्सेप्ट एक तो ये है कि तुम्हें ना ऐसे नहीं मान लेना कि भाई ये माइनस का log T1 है, माइनस का log T2 है, तो तुम इसको ऐसे नहीं मत मान लेना कि भाई ये तुम माइनस का log T1/T2 करोगे। मैं ऐसे मान लेती थी, इसलिए मेरा आंसर गलत हो जाते थे। भाई ये अलग अलग है, ठीक है, तो अगर सॉल्व भी कर रहे हो ना तो इनको अलग अलग करके ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाओ, ठीक है। अब जैसे तुमने इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का log 2 इधर आया है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेकर जाओ, इसको इधर लेके जाओ। फिर अब तुम्हें माइनस के log T2 की वैल्यू निकाली, तुमने T2 का वैल्यू नहीं निकाला, नहीं तो तुम क्या करते 0.9 वैल्यू आ जाता, लगाते टिक मार्क, गलत हो जाता। तो क्या करना है आपको बस ये बात याद रखनी है कि ये माइनस का log T1 अपॉन माइनस का log T2 इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस का log T1 बाय में T2, ठीक है, ये इसके इक्वल आपका नहीं होता, ठीक है। ये वाली चीज़ आप लिख के इसको काट लेना ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपको गलती नहीं करनी है। तो हम लोग ना ऐसे ही बोलते हैं कि भाई लोग है ऊपर भी, लोग है नीचे भी, तो log T1/T2 ऊपर ऐसे आपको नहीं करना है। सेकंड फर्स्ट और पहली चीज़ क्या थी आपको बतानी थी जो मैंने, कि आपको ये मानना है कि इन्होंने बोल रखा है कि भाई T2 जो है 50% डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उन्होंने अब T2 का प्रॉपर वैल्यू तो बताया नहीं है, T2 का वैल्यू तो हमसे निकलवा रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई जो आपका A है वो 2 गुना है B के, इसलिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस का log 2 लिखा है यहाँ पे, मतलब 100/50 करा, ठीक है। 100/50 करने का क्या मतलब था कि भाई सिंपल आप इसको माइनस का log 2 भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये 2 गुना है किसके, जो आपका T1 है उससे। गॉट इट, इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये आया था आपका वैसे नेट जून 2015। फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग ये सारे आपको पैरामीटर दिखा रखे हैं। क्या कह रखे हैं कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, द करेक्ट आंसर ऑफ द इन्हेंसमेंट ऑफ फ्लोरेसेंस। तो इनमें से फ्लोरेसेंस को ना इंक्रीज कौन कौन करता है ना, आपको ये बताना है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है E, ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर दूँ। फ्लोरेसेंस देखो क्या होता है, इन्होंने क्या रखा है, सॉल्यूशन है उसका फ्लोरेसेंस आपको देखना है, ठीक है। और फ्लोरेसेंस जब आप इसका कंसीडर कर रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। वो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी मतलब दैट इज E क्या इन्हेंस कर रही है फ्लोरेसेंस को, आपको ये बताना है, ठीक है। तो E आपकी जो होती है ना वो क्या होती है, A इज इक्वल्स टू ECl, ठीक है, मतलब A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, दैट इज जितनी ज़्यादा आपके पास ये एक्सटेंशन कोफिशिएंट या फिर क्या एब्जॉर्प्टिविटी होगी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगी, एब्जॉर्बेंस। तो हाँ, ये आपकी फ्लोरेसेंस के रेट को मतलब एब्जॉर्बेंस को इंक्रीज करवा रही है ना, तो हाँ दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स यूज एक्साइटेशन। तो क्या है, आप देखो बाय इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी लाइफ टाइम भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी तुम बढ़ाओगे, अगर मोर इंटेंस लाइट आएगी तो क्या आएगा, इसका लाइफ टाइम दैट इज़ गामा एफ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी, फ्लोरेसेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, फ्लोरेसेंस इंक्रीज, ठीक है। तो आपका A एंड B करेक्ट है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता। जहाँ पे आपने फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक लिखा है वहाँ पे आप ये 2 पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A एंड B, दैट इज A ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, ये देखो जल्दी से, Beer law fails for K2Cr2 solution when, देखो Beer law में हमने
वो जो 4-5 कंडीशन पड़ी थी उसमें क्या था, पीएच मस्ट भी सेम होना चाहिए, लेकिन डी में क्या कह रखा है, पीएच इज़ नॉट केप्ट सेम, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सबका मतलब पता ही हो, ठीक है। जब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहे कोई ABCD ये सब करेक्ट हो सकते हैं क्या, तब आपको सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको सिंपली क्या लगाना है, पीएच इज़ नॉट केप्ट सेम इन ऑल मेजरमेंट्स। ये आपका 2018 का नेट जून का क्वेश्चन है। दैट्स इट फॉर द क्लास गाइस। जो बाकी के आपके जो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, एंड आई होप आपका लर्निंग अच्छा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं। ये 17 और 24 तो एकदम एक जैसे ही हैं, और जो 13 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अभी ऐसा होगा चौरासी पेज का दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि थोड़े से ये बड़े होंगे, आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय।